हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11 मैथ के लेक्चर से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 समिश्र संख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। समिश्र संख्याओं के बारे में तो कुछ जानकारी होने से पहले हमें सबसे पहले संख्याओं के बारे में तो कुछ जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे छोटी और सबसे सरलतम जो संख्या होती है और जिसको हम ज़्यादातर गिनती में जो गिनने के लिए काम आती है वो संख्या है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत हम 1 से लेकर 2, 3, 4 और इस प्रकार से हम गिनती करते हैं और अनंत तक चले जाते हैं। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण जो संख्या होती है वो सिर्फ प्राकृत संख्याओं में 0 मिलाने से प्राप्त हो जाती है तथा 0, 1, 2, 3 और डैश डैश डैश। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में 0 से लेकर 1, 2, 3 डैश 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 तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी हम शामिल कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परिमित संख्याओं के बारे में। परिमित संख्याओं वो संख्याएं होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q ≠ 0 होता है। अर्थात हर वो संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती है? परिमित संख्या होती है। और भिन्न के रूप में कोई सी भी दो प्राकृत संख्याओं या पूर्ण संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √5, √7, पाई और अनावर्ती वाली जो संख्याएं होती है जैसे 0.01, 001, 0001, ऐसी जो संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब हमारी सारी संख्याएं हमने मिलाकर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हर संख्या में दूसरी संख्या सम्मिलित है, जैसे प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या सम्मिलित है, पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृत संख्या दोनों सम्मिलित है। उसके बाद परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्या सम्मिलित है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या थोड़ी सी भिन्न है। इन परिमेय संख्याओं में ऊपर की वाली सारी संख्या सम्मिलित है। हमने इन परिमेय संख्याओं में इन अपरिमेय संख्याओं को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है हमारी वास्तविक संख्या। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अभी तक हमने क्लास 10 तक का जो पढ़ा है उसमें हमारे पास इन वास्तविक संख्याओं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्याएं जितनी भी हैं इन संख्याओं से हमारा लगभग काम चल गया। लेकिन एक जगह हमारा इन संख्याओं के अतिरिक्त भी कुछ अलग सी संख्या में प्राप्त हुई, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पर हमने सबसे पहले इन चीज़ों को देखा था? वो थी, सबसे पहले आई थी हमारे पास वो थी जब हमने द्विघात समीकरणों के हल प्राप्त किए थे। अर्थात द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसके जब हमने हल प्राप्त किए थे वो भी द्विघात सूत्र से। और द्विघात सूत्र होता है हमारे पास x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ये सूत्र हमने देखा था, तो इसमें हमारे सामने 3 कंडीशनें आई थी। वो कंडीशंस मतलब विविक्तिकर के रूप में आई थी। हमने एक प्रश्नावली थी 10th क्लास में, उसके अंदर हमने देखा था कि विविक्तिकर होता है जिसे हम d कहते हैं, और d का मान होता है b² - 4ac। ठीक है, और इसके लिए 3 केस थे। पहला क्या केस था कि b² - 4ac अर्थात d जो है वो अगर 0 से बड़ा है
तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण के असमान तथा वास्तविक हल होंगे। ये हमारे पास सामने पहली कंडीशन आई थी। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आई थी वो थी कि b² - 4ac = 0, अर्थात इस कंडीशन में द्विघात समीकरण के समान तथा वास्तविक हल होंगे। ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। लेकिन जो तीसरी कंडीशन थी वो कंडीशन थी अगर b² - 4ac > 0, तब द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं है, अर्थात काल्पनिक हल होंगे। और इस कंडीशन में हमें b² - 4ac 0 से छोटा प्राप्त होता है, अर्थात ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो b² - 4ac है वो हमें अंडर रूट के अंतर्गत ऋणात्मक प्राप्त होता था, और हम इस केस को बिल्कुल छोड़ देते थे, इग्नोर कर देते थे, इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते थे। हम कहते थे कि यहाँ पर इसका कोई हल है ही नहीं, या फिर हम कहते थे कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। यहाँ पर इसी केस के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इस केस में जब हम देखते थे कि अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, अर्थात वो ऋणात्मक आएगा, जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -12, अंडर रूट -25, ऐसे कुछ भी आ सकता था। पर वो जो भी संख्या आती, क्योंकि b² - 4ac 0 से छोटा है, अतः b² - 4ac इस सूत्र में जब हम रखते तो अंडर रूट के अंदर वो हमेशा ऋणात्मक हमें प्राप्त होता। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो अंडर रूट 5 है, इस अंडर रूट 5 को -5 को हम -1 × 5 लिख सकते हैं। तो इस अंडर रूट -1 × 5 को हम अंडर रूट -1 × अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। तो इस अंडर रूट 5 को हम ये जो अंडर रूट -1 आया है, इसको गणितज्ञों ने एक नाम दिया और एक साइन दिया, उसे हम कहते हैं आई। और आई के रूप में जो साइन होता है इसे बोलते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये आयोटा साइन दिया। और ये आयोटा जो होता है इस संख्या के बिल्कुल नहीं समझ लो, हम गुणा में होता है। ये क्या होता है? गुणा के रूप में होता है। तो ये अंडर रूट 5 माइनस आयोटा, यानी कि इस अंडर रूट -5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और जिस भी संख्या को आयोटा के रूप में हम लिखते हैं वो जो संख्या होती है वो होती है सम्मिश्र संख्या। तो यहाँ से सम्मिश्र संख्याओं का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें सम्मिश्र संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, या फिर सम्मिश्र संख्याओं का जन्म हुआ, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि कोई सी ऐसी संख्या जिसको हम z बराबर a प्लस b आयोटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b जो है वो वास्तविक संख्या है। जहां पर a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। यहाँ a व b वास्तविक संख्या है, तथा जो आयोटा है उसका मान है हमारे पास अंडर रूट -1। इस प्रकार से जो संख्याएं लिख सकते हैं हम, वो सारी सारी क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की होगी कि जो पूर्ण संख्याएं थी उनके अंतर्गत सारी सारी प्राकृत संख्याएं समाहित थी,
उसके बाद जो पूर्णांक संख्या है उनके अंदर पूर्ण और प्राकृत संख्या सारी समाहित थी। उसके बाद जो हमारे पास परिमेय संख्या है उनके अंदर पूर्ण, पूर्णांक और सारी संख्याएं और भी प्राकृत संख्या भी सम्मिलित थी। उसके बाद जो वास्तविक संख्या है उनमें सारी संख्याएं भी सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन ध्यान दें तो ये जो सम्मिश्र संख्याओं, इन सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं भी सम्मिलित होती है। इन सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको किस प्रकार से इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। देखो यहाँ पर जो ये ए होता है इसे हम कहते हैं वास्तविक भाग। यहाँ पर ये जो भाग है इसे कहते हैं हम काल्पनिक भाग। ठीक है, तो आपके सामने कोई सी भी इस प्रकार संख्या लिखी मिल जाए आपको 4 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 4 + आयोटा या फिर आयोटा, ये सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं है, सॉरी सम्मिश्र संख्याएं है, सारी सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि ये 5 जो लिखा हुआ है कि ये 5 एक सम्मिश्र संख्या है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं ये 5 भी एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि यहाँ पर हम इस 5 को 0 + आयोटा लिख सकते हैं, 5 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। इस कंडीशन में ये भी बिल्कुल एक इसी फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या, ये भी एक सम्मिश्र संख्या, ये भी एक सम्मिश्र संख्या और ये भी एक सम्मिश्र संख्या। अब देखते हैं आगे हम इन सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वो है सम्मिश्र संख्याओं का योग। सम्मिश्र संख्याओं का योग। अगर आपके सामने दो संख्याएं दे दी जाए, जैसे एक संख्या दे दी आपको z1 बराबर a + b आयोटा और दूसरी संख्या दे दी आपको z2 बराबर c + d आयोटा, इन दोनों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? z1 + z2 बराबर a + b आयोटा प्लस c + d आयोटा, अर्थात a + c + b + d आयोटा। अर्थात इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और ये दोनों एक साथ ले लेंगे और आयोटा को हम बाहर निकाल के इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म हुई, देखो तो एक पहली चीज तो ये पता चला हमें कि हमने दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुई? सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई। इसी प्रकार से जब दो संख्याओं को घटाते हैं तो भी सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती, दो संख्याओं को भाग करते हैं तो भी सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती, दो सम्मिश्र संख्याओं को अपन गुणा करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होती? सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती। अब यहाँ पर एक उदाहरण से देख सकते हैं। उदाहरण के बारे में देखो, मान लो हमारे पास एक संख्या है 3 + 2 आयोटा और दूसरी संख्या है z2 बराबर 4 + 2 आयोटा, सॉरी 3 आयोटा ले लेते हैं, 3 आयोटा। तो इन दोनों संख्याओं का योग z1 + z2 बराबर 3 + 2 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा, और इन दोनों को हम साथ ले सकते हैं, 3 + 4 7 + 2 + 3 5 आयोटा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हुई, ये भी क्या प्राप्त हो गई? एक प्रकार से हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 है कि हम जानते हैं कि आयोटा बराबर √-1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। ये आपको याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। उसके बाद आयोटा की पावर 3 बराबर -का आयोटा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आयोटा की घात 4 बराबर आपके पास 1 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी, काफ़ी सवाल में काम आएगी। उसके सिवा हमें याद रखना है कि सम्मिश्र
संख्याओं का मापांक। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक जेड मोड, जिसे हम √a² प्लस b² से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी, जिसे हम जेड बार से डिनोट करते हैं। जब हमारी संख्या, जब सम्मिश्र संख्या जेड बराबर a प्लस बी आयोटा हो, तब जब जेड बराबर a प्लस बी आयोटा हो, ये हमारी जब सम्मिश्र संख्या हो, तब हम उसका मापांक इस प्रकार से लिख पाते हैं, तथा उसका संयुग्मी जो होता है, उस संयुग्मी को हम लिखते हैं a माइनस बी आयोटा। ठीक है, तथा सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, जिसे हम जेड इनवर्स से डिनोट करते हैं, उसे हम लिखते हैं जेड बार बटे मापांक का स्क्वायर। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें यहाँ पर याद रखनी है, जो आगे वाले हमारे जो सवाल है, हमें काफी मदद करने